बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 12 के एमसीक्यूज़ जो हैं वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है मेरे पास, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज़। ए ऑप्शन है न्यूटन पर कूलम, बी है कूलम पर न्यूटन, सी है न्यूटन, डी है डाइन्स। तो बेटा देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या होती है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब फोर्स का यूनिट हमें पता है न्यूटन होता है, चार्ज का यूनिट कूलम होता है तो ई का यूनिट क्या आएगा हमारे पास, न्यूटन पर कूलम तो इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, न्यूटन पर कूलम। फिर इसके बाद द अर्थ इज़ पोटेंशियली। बेटा अर्थ का पोटेंशियल पूछा है, ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, सी न्यूट्रल है, डी इनफाइनाइट। तो न्यूट्रल, अर्थ इज़ पोटेंशियली न्यूट्रल, बेटा इसको कंसिडर किया जाता है, ये इसका नोट कर ले, अर्थ इज़ पोटेंशियली न्यूट्रल। थर्ड ऑप्शन है इसके बाद, अ चार्ज्ड बॉडी हैज़ चार्ज। अगर कोई भी बेटा हमारे पास चार्ज्ड बॉडी होगी, लेट से ये मेरे पास कोई भी वायर है सिलेंड्रिकल, अब जो भी इस पे चार्ज होगा वो इसकी सरफेस पे होगा। कौन सी सरफेस पे होगा, इसकी ऑन द सरफेस बेटा इसका लेंगे। अब इसका ए ऑप्शन है इनसाइड द बॉडी, बी है आउटसाइड द बॉडी, सी है ऑन द सरफेस, एनीवेयर में भी। तो बेटा ये चार्ज हमेशा ऑन द सरफेस होगा, तो इसका जो हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। कोई भी बॉडी हो, सिलेंड्रिकल हो, वो प्लेट भी हो सकती है, ठीक है, तो उसका भी चार्ज बेटा कहाँ पे होगा हमारे पास, उसकी सरफेस पे होगा। नंबर 4 है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू मिलीकन्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है, मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड से एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस कैन बी चार्ज ऑन द ड्रॉप, कि कोई भी ड्रॉप है हमारे पास, नीचे 4 ऑप्शन गिवन है, इनमें से कौन सा चार्ज जो है वो किसी भी ड्रॉप पर हो सकता है। तो ये बेटा आपने याद रखना है कि ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से लिया गया है कि हमारे पास चार्ज जो है वो हमेशा क्वांटाइज्ड होता है, कि वो मिनिमम जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका इंटेग्रल मल्टीपल होता है। किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का जो मल्टीपल है वो हो सकता है 1 2 3, ठीक है, प्लस माइनस 1 2 3, ये आप नंबर लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे हमारे पास ये नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता। अब ए है 2.5, बी है 1.5, सी है 3e और डी है 6.3e। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो n की वैल्यू है बेटा, ये कभी भी पॉइंट में फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। तो जस्ट हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन 3e ये चार्ज किसी भी बॉडी पे एग्जिस्ट कर सकता है। अब बेटा इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि वो E की वैल्यू लिख सकता है। E की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। तो बेटा अगर किसी भी बॉडी पर चार्ज होगा तो वो इस चार्ज का क्या होगा, मल्टीपल होगा। फॉर एग्जांपल किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कितना है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ तो इसका मतलब होगा कि उस बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है, रिलीज हो गया है, ठीक है। अब बेटा अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो चार्ज इसका बेटा 2 मल्टीपल हो जाएगा। अगर उस बॉडी से 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो 3 मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि आप इसको 1.5 से, मतलब हम कहें कि 1 एक कंप्लीट और एक हाफ जो है वो इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है ये फंडामेंटल पार्टिकल है, इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कंप्लीट एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो एट अ टाइम जो है वो निकल सकता है। तो यहाँ से बेटा फिर हमारे पास जो 3e है वही इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर उसके बाद नंबर 5 है, नंबर 5 पे है बेटा 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स। 2 चार्जेस हैं बेटा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। लेट्स से इसका भी q है और इसका भी मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2d, दोनों का जो है वो हमारे पास डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान वो 2d है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट मिड पॉइंट विल बी। अब बेटा एक चार्ज हमारे पास पॉजिटिव है और एक चार्ज क्या है हमारे पास, नेगेटिव। मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन उनकी जो पोलैरिटी है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, और दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2d है। इनका जो मिड पॉइंट है बेटा, वहाँ पर आपने पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है कि पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए मिड पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है बेटा वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी होगा और नेगेटिव चार्ज की वजह से भी होगा। तो टोटल पोटेंशियल जो है वो v पॉजिटिव
प्लस क्या करेंगे वी नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल प्लस नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल। तो बेटा हम पॉजिटिव चार्ज का पहले पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या फार्मूला होता है इसका, के क्यू ओवर आर। ठीक है, अब बेटा देखिए इन दोनों चार्जेस का जो टोटल डिस्टेंस है वो 2d है, जबकि मिड पॉइंट का बेटा डिस्टेंस r हमें चाहिए, तो मिड का जो हाफ करेंगे, टोटल का हाफ करेंगे 2d ओवर 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो r किसके इक्वल आ जाएगा, d के। तो v पॉजिटिव बेटा, पॉजिटिव चार्ज का जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू के क्यू ओवर क्या आ जाएगी बेटा, d आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही बेटा हम नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल मालूम करेंगे कि अब चार्ज कौन सा है, नेगेटिव है, डिवाइडेड बाय आर है, तो माइनस के क्यू ओवर, जिस तरह बेटा मिड पॉइंट से इस पॉजिटिव चार्ज का मिड पॉइंट से डिस्टेंस d है, वैसे ही नेगेटिव चार्ज का भी इस मिड पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगा बेटा, d। तो r की जगह क्या वैल्यू लिखेंगे हम, d लिखेंगे। तो v इज इक्वल टू आ जाएगा v पॉजिटिव प्लस क्या आएगा, v नेगेटिव। v पॉजिटिव की वैल्यू बेटा हमारे पास के क्यू ओवर d है, प्लस है, लेकिन v नेगेटिव की वैल्यू लिखेंगे, ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन हो जाएगा के क्यू ओवर d। तो बेटा ये तमाम वैल्यू सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। दो चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन जो पोलैरिटी है वो ऑपोजिट है, उनके मिड पॉइंट पे बेटा पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो इसका हमारे पास MCQ नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आएगा डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर उसके बाद नंबर 6 है, नंबर 6 पे है ए 4 माइक्रोफैरड है एंड 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर्स, दो कैपेसिटर, फर्स्ट की कैपेसिटेंस है बेटा C1 गिवन है 4 माइक्रोफैरड, C2 गिवन है 2 माइक्रोफैरड, कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब बेटा इनको सीरीज में जोड़ा हुआ है, द इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस इज गिवन बाय। तो बेटा कैपेसिटर जिस तरह हमने चैप्टर नंबर 13 में रेजिस्टेंस को पैरेलल और सीरीज़ में कनेक्ट करने के फार्मूलाज डिस्कस किए थे, वैसे ही कैपेसिटर्स के भी सीरीज़ में और पैरेलल में जोड़ने के फार्मूलाज हैं। अब सीरीज़ में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आती है हमारे पास, दो कैपेसिटर को सीरीज़ में कनेक्ट करें तो दोनों कैपेसिटर्स की जो इक्विवेलेंट हमारे पास कैपेसिटेंस होगी उसका फार्मूला 1/C1 प्लस क्या होगा, 1/C2 होगा। ठीक है, अब बेटा इस फार्मूला में हम जो है वो वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो हमारे पास इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें इस तरह से कि ये हमारे पास C1 C2 और यहाँ पर C1 प्लस C2। अब बेटा देखिए ये रेसिप्रोकल है, 1/C इक्विवेलेंट है, हमने C इक्विवेलेंट मालूम करनी है। C इक्विवेलेंट का फार्मूला बेटा क्या आएगा, इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे, C1 C2 ओवर क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। तो ये फार्मूला बेटा आपने याद रखना है कि जो सीरीज़ में हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है वो इक्वल होती है किसके, प्रोडक्ट ओवर सम, प्रोडक्ट P से लिखते हैं और उसके बाद ये क्या है हमारे पास, सम। तो जब भी दो कैपेसिटर्स आपको दिए गए होंगे सीरीज़ में, तो आपने बेटा क्या काम करना है, दोनों कैपेसिटर्स की जो कैपेसिटेंस है उसका प्रोडक्ट लेना है बेटा, और प्रोडक्ट लेने के बाद आपने क्या करना है, दोनों का जो है वो ऐड कर देना है। ठीक है, और रेशो ले लेनी है, तो वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के इक्वल आ जाएगा। तो ये फार्मूला में बेटा वैल्यूज़ पुट करते हैं। अब देखें C1 की वैल्यू कितनी गिवन है, वो गिवन है 4 माइक्रोफैरड, 4 × 10⁻⁻⁶। ऐसे ही जो हमारे पास C2 गिवन है, C2 की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 × 10⁻⁶। फिर इसके बाद डिवाइड करेंगे, C1 कितना गिवन है, 4 माइक्रोफैरड गिवन है। ठीक, माइक्रो हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, 4 × 10⁻⁶ प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा C2, और C2 की वैल्यू है 2 × 10⁻⁶। अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं, 4 2s are 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ये 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶। बेटा ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ थी इसमें से 10⁻⁻⁶ को हम कॉमन ले सकते हैं। अब बेटा इसको कॉमन लेंगे तो हमारे पास बाकी क्या बच जाएगा, 4 और 2 बच जाएंगे। इन दोनों को बेटा अगर हम ऐड करें तो ये 6 के इक्वल है,
तो ये 6 आ जाएगा। अब बेटा यहाँ से देखें 10 रेज़ पर -6 से एक 10 रेज़ पर -6 हम कैंसिल कर सकते हैं, बाकी यहाँ पे 8/6 बच जाएगा। 8 को बेटा 6 से डिवाइड करें तो आंसर आता है 1.3। अब बेटा बाकी क्या बच गया यहाँ पे 10 रेज़ पर -6। अब बेटा 10 रेज़ पर -6 फैरेड के माइक्रो के इक्वल है, तो ये कैपेसिटेंस आई है इक्वल, तो ये हमारे पास 1.3 माइक्रो फैरेड के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा फाइनल इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह जो भी कैपेसिटर्स गिवन होंगे तो आपने फार्मूला बेटा क्या यूज़ करना है, वहाँ पे सी इक्विवेलेंट का प्रोडक्ट लेना है दोनों का, और दोनों का सम लेके उसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब बेटा ये था सीरीज़ कम्बिनेशन में। अगर आपके पास जो कैपेसिटर्स हैं बेटा उसको हम कनेक्ट कर देते हैं, हम उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो पैरेलल में इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, C1 + C2। उसमें सिंपली हमने कैपेसिटेंस जो गिवन होती हैं उनको ऐड कर देना है। एक और बात याद रखनी है कि जब पैरेलल कम्बिनेशन होती है तो पैरेलल कम्बिनेशन में हमारे पास जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू कम होती है, और जो हमारे पास सीरीज़ में हमारे पास जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू कम होती है, और जब हम कैपेसिटर्स को पैरेलल में जोड़ते हैं तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। एक बेटा और इसकी ट्रिक याद रखिएगा कि जब हम सीरीज़ में जोड़ते हैं, अभी मैंने बताया कि कैपेसिटेंस कम होती है, तो ये याद रखना है कि जो फैक्टर में मौजूद सबसे कम कैपेसिटेंस गिवन होगी, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी वो उससे क्या होगी बेटा, कम होगी। जो हमारे पास सबसे कम जो कैपेसिटेंस होगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, उससे क्या होगी बेटा, कम होगी। अब अगर ये ट्रिक हम इधर इसी एमसीक्यूज़ पे अप्लाई करें तो देखें हमारे पास दो कैपेसिटर्स गिवन थे, एक की है 4 माइक्रोफैरेड, दूसरे की है 2। अब जोड़ा है बेटा दोनों को सीरीज़ में, तो सीरीज़ में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी वो लीस्ट से भी क्या होगी, कम, मतलब 2 से जो है वो स्मॉल होगी। अब हम चेक करते हैं बेटा कि हमारे पास जो ऑप्शन गिवन है उसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ गिवन है। ए ऑप्शन है बेटा 1.3 माइक्रोफैरेड, तो देखें ये जो 2 है इससे बिलो है तो ये हो सकती है। अब दूसरा है बी ऑप्शन 2 माइक्रोफैरेड, तो देखिए ये 2 हमारे पास लीस्ट कितना है 2, इक्विवेलेंट का 2 से क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए, लेकिन ये 2 है तो ये नहीं हो सकता। अब सी है बेटा 6 माइक्रोफैरेड, तो ये भी बेटा लीस्ट से भी कम है तो ये नहीं हो सकती बिल्कुल। तो ऐसे जो डी ऑप्शन है तो वो 8 है, वो भी लीस्ट से ज़्यादा है तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल में अगर आप ये वाला ट्रिक माइंड में रखते हैं तो आपको ये सारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। जस्ट ट्रिक याद रखनी है कि जब हम सीरीज़ में जोड़ते हैं तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है वो लीस्ट से भी क्या होती है, कम होती है। और जब हम पैरेलल में जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ेंगे तो कैपेसिटेंस बेटा इंक्रीज़ होगी। इंक्रीज़ इस तरह से होगी कि जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी उससे कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ज़्यादा आएगी। ठीक है, होप्स हो कि आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे और इसकी जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट बेटा एमसीक्यूज़ है हमारे पास, एमसीक्यूज़ नंबर 7 है। 7 पे है फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस एरिया शुड बी। एरिया का बेटा फ्लक्स का फार्मूला हमारे पास E.A है। अब बेटा इसके लिए जो हमने सरफेस एरिया कंसिडर किया होता है ये हमेशा क्या होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये कर्व्ड होगा तो उसके लिए हमने एक ट्रिक देखी थी कि हम उस सरफेस एरिया को छोटे छोटे स्मॉल पैचेस में कन्वर्ट करते हैं, इतने छोटे पैचेस में कि हर जो पैच है वो ऑलमोस्ट जो है वो फ्लैट हो सके, और वहाँ पर हम ये वाला फार्मूला जो है इसको अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स 7 का जो करेक्ट आएगा वो बी ऑप्शन आएगा, फ्लैट। लार्ज वैल्यूज़ ऑफ RC। अब बेटा ये देखें लार्ज 8 की बात कर रहा हूँ, लार्ज वैल्यू ऑफ RC लीड्स टू, ए है स्लो डिस्चार्ज, बी है मॉडरेट डिस्चार्ज, सी है रैपिड डिस्चार्ज, डी है नन। तो ये टाइम RC हमें पता है बेटा ये किसके इक्वल होता है, टाइम कांस्टेंट के। टाइम टू कह लें कि रिलीज 63% ऑफ द टोटल चार्ज, या 0.63 ऑफ द टोटल Q0 इक्विलिब्रियम चार्ज।
तो बेटा देखिए, अगर हमारे पास आरसी का प्रोडक्ट की वैल्यू लार्ज होगी, मतलब टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, लार्ज है, मतलब एक कैपेसिटर को 63% डिस्चार्ज होने के लिए टाइम क्या लग रहा है बेटा, ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, डिस्चार्जिंग में टाइम कांस्टेंट का क्या मतलब है कि कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज कर रहा है। ठीक है, तो आरसी की वैल्यू ज़्यादा, तो मतलब टाइम ज़्यादा लग रहा है। टाइम ज़्यादा लगने का मतलब कि कैपेसिटर बेटा क्या हो रहा है, स्लो डिस्चार्ज हो रहा है। क्या याद रखना है कि आरसी प्रोडक्ट ज़्यादा है, मतलब टाइम कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है। टाइम की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब कि कैपेसिटर स्लो हो रहा है डिस्चार्ज। तो 8 का बेटा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द यूनिट ऑफ, तो ये ए ऑप्शन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बी है इलेक्ट्रिक फील्ड और सी है हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो बेटा इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड आर लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन ट्रेवल्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो ये हमारे पास सिंपली यूनिट है बेटा कि इसका इलेक्ट्रिक एनर्जी का। फिर इसके बाद 10 है, 10 में है हमारे पास इन केस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ द प्लेट सेपरेशन इज डबल एंड द प्लेट एरिया इज हाफ्ड द कैपेसिटेंस बिकम्स। कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। अब बेटा इसमें वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं कि क्या यहाँ पे वैल्यूज़ गिवन है। वो कहता है कि इफ़ द प्लेट सेपरेशन डी है बेटा, ये डी डैश जो हमने चेंज की है इस डबल, ये इनिशियल से क्या कर दी हमने डबल, एंड द प्लेट एरिया इज़ हाफ, जो एरिया है बेटा वो हमने क्या कर दिया है, हाफ कर दिया है, A/2 कर दिया है। ठीक है, 10 कैपेसिटेंस बिकम, अब जो बेटा कैपेसिटेंस आएगी ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी डैश, इसकी क्या वैल्यू होगी। तो बेटा ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे। सी डैश इज इक्वल टू ए डैश है मेरे पास A/2 एप्सिलॉन नॉट एज इट इज़ है, और डी डैश की वैल्यू क्या पुट करूँगा 2D। तो बेटा अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ तो ये आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट, और ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा, तो ये डी। अब बेटा ये इतना जो फैक्टर है ये चेक करें, जो इनिशियल कैपेसिटेंस है उसी के इक्वल आ रहा है, तो सी डैश इज इक्वल टू सी ओवर क्या लिख सकता हूँ 4। तो मतलब अब ये वाला फैक्टर्स करने से हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो पहले से 1/4 टाइम्स क्या हो गई है, कम हो गई है। तो ए ऑप्शन है बेटा मेरे पास 4 टाइम्स, बी ऑप्शन है 1/2, सी ऑप्शन है 1/4। तो देखिए यही आ रही है हमारे पास 1/4 टाइम्स जो कैपेसिटेंस है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो इसका जो करेक्ट है मेरे पास वो 10 का सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास 11 MCQs है 11th। इफ़ वी मूव द चार्ज फ्रॉम सरफेस टूवर्ड्स द सेंटर इनसाइड अ चार्ज्ड मेटेलिक स्फीयर, एक चार्ज्ड मेटेलिक स्फीयर है जिस पर सारा चार्ज पहले भी हमने डिस्कस किया है बेटा, कहाँ पर लाई करेगा, आउटर सरफेस पे। अब सरफेस से टूवर्ड्स सेंटर की तरफ हम किसी चार्ज पार्टिकल को मूव करवाते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटा इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने क्या डिस्कस की थी, 0। कोई भी ये शॉर्ट क्वेश्चन भी एक्सरसाइज का कि अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा सरफेस पे तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0। तो रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब चार्ज पार्टिकल को मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या रहेगी, अनचेंज्ड। तो 11th का ए ऑप्शन जो है बेटा वो करेक्ट होगा। फिर उसके बाद 12 है, 2 plates are 1 centimeter apart and the potential difference between them is 10 volt, the electric field between the plates is। बेटा ये आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू डेल्टा V ओवर R लिख सकते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है, 10 वोल्ट है, रेडियस कितना गिवन है, डिस्टेंस कितना गिवन है दो प्लेट्स के दरमियान, वो गिवन है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बेटा ये 1 सेंटीमीटर है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 को 100 से 0.01 मीटर हो जाएगा। तो 10 को 0.01 से बेटा डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1000 न्यूटन पर कूलम। ई का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। तो इसका बेटा जो करेक्ट है हमारे पास वो हो जाएगा डी ऑप्शन 1000 न्यूटन पर कूलम। तो 1000 न्यूटन पर कूलम बेटा इसका आंसर होगा, और डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे 1000 गिवन है, तो डी इसका करेक्ट होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट है 14।
इफ़ अ चार्ज्ड बॉडी इज मूव्ड अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल गेन। ए ऑप्शन है पोटेंशियल एनर्जी, बी है काइनेटिक एनर्जी, सी है मैकेनिकल एनर्जी, डी है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो जब भी हमारे पास कंसिडर करें कि ये बेटा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। लेट्स से अगर मैंने यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है तो पॉजिटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग मूव करेगा तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। क्या होती जाएगी, इंक्रीज़, क्योंकि वो टुवर्ड्स नेगेटिव मूव कर रहा है और पॉजिटिव इसकी डायरेक्शन में जाएगा और इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। तो जब फोर्स लगेगी तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्पीड है, जो काइनेटिक एनर्जी है, वो उसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है बेटा वो इसका करेक्ट होगा। क्या चीज़ गेन करेगा, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। अगर हम बात करें बेटा नेगेटिव चार्ज की, तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड खुद से मूव नहीं कर सकता, ठीक है। वो हमें जो है उसके लिए अदर साइड से, मतलब एक्सटर्नल से वर्क जो है वो करना पड़ता है। अगर हम बाय इटसेल्फ चार्ज को मूव करना है तो वो चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा। नेगेटिव को अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्सटर्नल से वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी कंडीशन आ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज की ही कंडीशन आ जाएगी। फिर उसके बाद 15 है बेटा, 15 साइड इंफॉर्मेशन से लिया गया है। एन ईसीजी रिकॉर्ड्स बिटवीन पॉइंट्स ऑन ह्यूमन स्किन। ए है वोल्टेज, बी है करंट, सी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डी है ऑल ऑफ दिस। तो बेटा हमारे पास जो ईसीजी है वो किसको रिकॉर्ड करती है, वो स्मॉल वोल्टेजेस जो स्किन पर बनते हैं उसको रिकॉर्ड करती है और इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। फिर उसके बाद 16 है, 16 ऑप्शन है द टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस डिपेंड्स अपॉन। बेटा गासेस लॉ की अगर हम बात करें तो गासेस लॉ में हमने देखा था कि जो टोटल फ्लक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे देखिए हमारे पास जो फ्लक्स है वो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है और किस पे, एप्सिलॉन मतलब मीडियम के करैक्टरिस्टिक्स पर। तो जो टोटल फ्लक्स है क्लोज सरफेस में वो दो चीज़ों पे बेटा डिपेंड कर रहा है। एक हमारे पास है चार्ज और दूसरा हमारे पास क्या है, जो मीडियम है। तो अब देखिए चार्ज भी गिवन है, मीडियम भी गिवन है, लेकिन डी ऑप्शन में है बोथ ए एंड बी। तो डी ऑप्शन बेटा बोथ ए एंड बी वो इसका करेक्ट होगा। अब बेटा एक बात याद रखनी है कि अगर ये एमसीक्यूज इस तरह से आ जाए कि क्लोज किसी भी शेप में जो टोटल फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड नहीं करता या इंडिपेंडेंट होता है, तो इंडिपेंडेंट होने का मतलब कि वो जो ज्योमेट्री है, शेप है, साइज़ है, उस पे डिपेंड नहीं करता, जस्ट मीडियम और जो हमारे पास चार्ज है उसकी वैल्यू पे ही डिपेंड करता है। फिर उसके बाद 17 एमसीक्यूज है। 17 में है सेकंड पर ओम इज इक्वल टू। ए ऑप्शन है फेरेट, बी ऑप्शन है कूलम, सी ऑप्शन है जूल, डी है एम्पेयर। तो बेटा ये हमने लास्ट जो एग्जांपल है वहाँ पे एक फार्मूला किया था कि आर सी का प्रोडक्ट ये टाइम के इक्वल होता है। अब चेक करें यहाँ पर कि रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम होता है, कैपेसिटेंस का यूनिट फेरेड होता है और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। अब अगर बेटा ओहम को मैं दूसरी साइड पे डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा सेकंड पर ओहम, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड पर ओहम बेटा किसके इक्वल आ जाएगा, फेरेड के। तो 17 का ए ऑप्शन जो है बेटा वो करेक्ट होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 18 एमसीक्यूज में है एट द टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट हाउ मच चार्ज इज स्टोर्ड आउट ऑफ द मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट। तो बेटा ये डेफिनेशन है हमारे पास कि टाइम कांस्टेंट में हमारे पास जो कैपेसिटर है उस पर जो चार्ज स्टोर होता है वो इक्विलिब्रियम का 0.63 क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है हमारे पास, इक्विलिब्रियम चार्ज है। तो ये इक्विलिब्रियम चार्ज का 0.63 जो है वो कैपेसिटर पर स्टोर होता है, किसमें, टाइम कांस्टेंट में। तो ये आपने इस तरह से भी याद रखना है और ये इस तरह से भी कि टाइम कांस्टेंट में टोटल चार्ज का 63% जो है वो स्टोर होता है। फिर उसके बाद 19 है। 19 में है मेरे पास आ पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2e। चार्ज कितना गिवन है बेटा हमारे पास, 2e फॉल्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी। पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है, 5 वोल्ट है।
एनर्जी एक्वायर्ड बाय इट इज़, तो बेटा ये जो एनर्जी का फार्मूला, एनर्जी फॉल कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, तो ये फार्मूला Q डेल्टा V, फार्मूला किसके इक्वल है, Q डेल्टा V के। अब चार्ज कितना गिवन है बेटा, 2E गिवन है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है, 5 वोल्ट है, तो 2 5 R 10 हो जाएगा, और साथ में ये क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टोटल कितनी एनर्जी हो जाएगी इसके पास, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बेटा ये जो एनर्जी है ये मोस्टली जो है वो जूल में भी पूछी जा सकती है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी। अब आपको पता है कि अगर आपने कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये रिलेशन किसके इक्वल हो जाएगा, जूल में आ जाएगा। फिर लास्ट MCQs है बेटा इस चैप्टर का, 20 MCQs है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग पर सर्टेन एरिया इज़। बेटा ये डेफिनेशन है इसकी, आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग पर सर्टेन एरिया इज़, ए है इलेक्ट्रिक फील्ड, बी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डी है इक्वी पोटेंशियल। तो बेटा ये स्टेटमेंट पढ़ के आप लोगों को ये लगता होगा कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम कहते हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया। लेकिन बेटा अब यहाँ पर ये पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया नहीं गिवन, पासिंग पर यूनिट एरिया जो है वो गिवन है। तो फ्लक्स का बेटा फार्मूला क्या होता है हमारे पास, E A। तो अगर मैं A को बेटा इधर भी डिवाइड कर दूँ इधर भी, तो ये E किसके इक्वल हो जाएगा, φ/A के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी एरिया से हम जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के तौर पर ले सकते हैं। पर यूनिट एरिया की बात करेगा तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल आ जाएगा। तो 20 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो A आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ।